आप सब आए हुए आगंतुक दर्शकों का धरोहर सांस्कृतिक संस्था की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज कोविड के इस माहौल में हमारा ये नाट्य मंचन कुछ कम दर्शकों के बीच हो रहा है, इसका हमें खेद है, पर कोविड प्रोटोकॉल को मानना भी हमारा कर्तव्य है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में धरोहर सांस्कृतिक संस्था चंद्रपुरा बोकारो की हिंदी नाट्य प्रस्तुति नादिरा जहीर बब्बर द्वारा लिखित और संजय कुमार द्वारा निर्देशित हिंदी नाटक जी जैसी आपकी मर्जी प्रस्तुत है। तो लीजिए आज का हिंदी नाटक जी जैसी आपकी मर्जी। भैया खाए कुट कुट, बहनी देखे टुक टुक, दादी बोली वेरी गुड। नमस्ते, मेरा नाम दीपा है, दीपा राय। घर में सब लोग मुझे छुटकी कहते हैं। मैं आज से 11 साल पहले पैदा हुई थी। जब मैं 3-4 महीने की अपनी अम्मा के पेट में थी तो सुनी कि अम्मा बाबूजी पे बहस हो रही थी कि अम्मा को अस्पताल में दिखलाकर यह पता लगाया जाए कि मैं लड़का हूँ या लड़की, क्योंकि अम्मा बाबूजी को पहले से एक लड़का और 2 लड़की थी। चौथा बच्चा अगर लड़की हुई तो वो उसे मार देंगे। डॉक्टर ने बताया कि लड़की ही है। उस रात घर आने के बाद अम्मा बाबूजी पे काफी तन्नी हुई। बीच में बूढ़ी जैसी भी आवाज आ रही थी, क्यों अपने सर का बोझ बढ़ा रहा है राम शरण, मैं कहती हूँ कि मार दे इस लड़की को। काफी देर तक बातें हुई, फिर सब कोई सो गए, सिर्फ मैं और मेरी अम्मा थे वहाँ। मैंने अंदर से ही अम्मा से कहा, अम्मा मुझे मत मारो, अम्मा मुझे मत मारो ना, अम्मा मुझे मत मारो, अम्मा मुझे मत मारो। लेकिन अम्मा कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। सुबह अम्मा बाबूजी के साथ डॉक्टर के पास गई। पता नहीं वहाँ बात कैसे शुरू हुई, लेकिन डॉक्टर बाबूजी से बोली, मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में करवा सकती हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये काम के लिए मेरे पास आने की। बाबूजी गुस्से से बाहर निकल गए और अम्मा वही खड़ी रही और धीरे से डॉक्टर को बोला, थैंक यू डॉक्टर। फिर मैं 4 महीने बाद पैदा हुई। अस्पताल में मेरी दादी थी। सिस्टर ने आके दादी से कहा, माताजी मिठाई खिलाओ, मिठाई। लेकिन दादी एकदम चमक के डांटी सिस्टर को, मिठाई किस बात की मिठाई, अरे तीसरी करम चली पैदा हुई है, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। 2-4 दिन बाद मैं घर आई।
मेरा नाम द अक्षर से निकला। मैं डर गई, कहीं मेरा नाम दादी न रखा जाए। फिर दीपा रखा गया। मुझसे बड़ा मेरा एक भैया जिसका नाम अंशुमन। उससे बड़ी 2 दीदियां। बड़ी वाली का नाम दुर्गा, छोटी वाली का नाम लीला। हमारे बाबूजी यहाँ रेलवे में लोकोमन का काम करते हैं। हम यहाँ रेलवे कॉलोनी में ही रहते हैं। हमारे क्वार्टर के बिल्कुल सामने ही एक कंपनी बाग। वैसे बाग कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहते हैं। वहाँ सब बच्चे खेलने जाते, सिर्फ मैं और मेरी दोनों दीदियां नहीं जाते, क्योंकि हम ही तो घर का सारा काम करते हैं। हम झाड़ू करते हैं, बर्तन धोते, कपड़े धोते, और अम्मा सादा लेती और रसोई भी संभालती। भैया घर का कोई काम नहीं करता। जब वह कंपनी बाग से खेल के या पिक्चर देख के गाना गाते हुए आता है, कह दो ना यू आर माय सोनिया, तब दादी चिल्लाती है, चुटकी ओ चुटकी, दिख नहीं रहा भैया बाहर से आया है, पानी पिलाओ उसे। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भैया अपने आप पानी नहीं पी सकता क्या। एक बार मेरी दोनों दीदियां बीमार हो गई और घर का सारा काम मुझे और मेरी अम्मा को ही करना पड़ा। काम खत्म होने तक मैं बहुत थक गई। फिर भी मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि अगले ही दिन टेस्ट था मेरा स्कूल में। फिर भैया आता है, उसे देख के दादी चिल्लाती है, अरे क्या किताबें लेके बैठी है, दिख नहीं रहा भैया बाहर से आया है, पानी पिलाओ उसे। मैंने कहा कि भैया अपने आप पानी नहीं पी सकता क्या। इतने में ही भैया आके जोर का एक थप्पड़ मारे मुझे और कहने लगे, ढीठ हो गई है तुम, ढीठ, एक दिन जम के धुलाई करूंगा ना तब अकल ठिकाने आएगी। बाबूजी भी कह रहे थे अंदर से, आज इसे ठीक कर ही दे बिटवा। बाबूजी की बात सुन के भैया मुझे और मारने लगे। मैं रोने लगी, मम्मा मुझे माफ दो, मैंने क्या किया है। भैया डांट मार रहे, दादी डांट रही है, बाबूजी भी चिल्ला रहे हैं, मैंने क्या किया है। मेरी बात सुन के बाबूजी गुस्से से बाहर निकले और मेरा हाथ पकड़कर स्टोर में बंद कर दिए और कहने लगे, चिल्ला जितना कोठरी में बैठ के चिल्लाना है। और बाहर से दरवाजे की शकल लगा दी। दरवाजा लगते ही कोठरी में खूब अंधेरा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा, अम्मा बाबूजी माफ कर दो ना मुझे, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दुर्गा दीदी माफ करो, खोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, खोलो ना। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उधर बाबूजी बाहर में चिल्ला रहे थे, चुप रहो निर्मला, लड़की जाता लड़की की तरह पालो, लड़कों की तरह मिजाज मत दो। रोते रोते मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो दुर्गा दीदी की आवाज आ रही थी, बाबूजी छुटकी को खोल दो, उसे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बाबूजी कहते, हाँ खोल दो, लेकिन तमीज सिखाओ उसे। मेरी बाबूजी की डर से मेज से किसी ने बात नहीं की और मैंने सिर्फ अम्मा को बाय कह के स्कूल चली गई। अम्मा बुआ है, बुआ, उनका नाम चंद्रमाला है तो एकदम काली भुजंग, लेकिन नाम रखी है चंद्रमाला। हर जैसे वैजंती माला आ जाती है अपने 4 बच्चों को लेकर 2 महीना तक रहने, इसलिए उनकी इतनी शान है क्योंकि उनके 4 बच्चे लड़के ही हैं, इसलिए वह हवलदार भी बन गई है। क्या कहे, पूरे भोंदू वकड़ू खाओ। सबसे छोटे वाले का नाम नरेंद्र, उससे बड़ा वीरेंद्र, उससे बड़ा राजेंद्र, उससे बड़ा सुरेंद्र। क्या करे, दिन भर आईने के सामने खड़े होके तुझे देखा तो ये जाना सनम गाते रहते हैं। एक बार
मेरी दुर्गा दीदी अंदर में पढ़ाई कर रही थी। उनको चिढ़ाने के लिए और तेज आवाज में टीवी ऑन करके देखने लगा। दुर्गा दीदी गुस्से से आके टीवी बंद कर दी। फिर क्या, उधर से बुआ जी की अटैक शुरू। चलो बच्चों चलो, हम भिखारी नहीं है, हमारे घर में भी टीवी है। अम्मा बुआ जी के हाथ पांव जोड़ने लगे। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो, बच्ची है, माफ कर दो ना। बुआ जी एक जोर का थप्पड़ मेरी दुर्गा दीदी को लगा दी। बिना कुछ सोचे समझे बाबूजी आए और 2-3 थप्पड़ मार दिए अम्मा और दुर्गा दीदी को, और कहने लगे तेरी तो कुतिया कमीने। यह झगड़ा होने से पहले मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। मेरे ठीक सामने वो शाहरुख खान खड़ा। मैंने वो गरम प्रेस उसके पिछवाड़े में जाके चिपका दी और वो जोर से रोने लगा। ओ मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, मम्मा, मेरी अम्मा, मेरे पिछवाड़े छुड़ा दे मेरी अम्मा। मैंने वो गरम प्रेस फेंकी और तेजी से घर के बाहर एक किनारे में जाके चिप गई। रात को जब मैं घर आई तब देखी कि बुआ जी और उसकी सारी पलटन अपने घर चले गए। अब रही बात तो शाहरुख खान की, अब यह गाना गाएगा। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। एक बार मेरे स्कूल में शहीद दिवस मनाई जा रही थी। मैंने झांसी की रानी का रोल करना चाहा, लेकिन दादी कहने लगी हम राय परिवार के हैं, राय परिवार की लड़कियां या खेल तमाशा नहीं करती। मैंने दादी की बात नहीं सुनी। मैं झांसी की रानी का रोल किया। फंक्शन खत्म होने के बाद हम सब जब हॉल में आए तब पीछे से प्रिंसिपल जी आती है और कहने लगती है मेरी अम्मा से, अरे आपकी तीनों बेटियां बहुत अच्छी है, खास कर तो ये दीपा। क्या कहे, अगर आप चाहे तो इसके सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिल सकता है। दादी एकदम चेंज, कहने लगी अरे आप ही की बच्ची है जी, आप ही की। पाँच प्रिंसिपल जी का। दादी हमेशा ऐसे ही करती है। हमें और मुझे मेरी दुर्गा दीदी कभी अच्छे कपड़े भी नहीं दिलाती तो दुकान सड़क पे बैठे दुकान से, और भैया का कपड़ा बड़े दुकानदार से। हमारा कभी बर्थडे भी नहीं मनाया जाता। अब भैया के बर्थडे पे घर के बाहर बड़ा सा टेंट लगवाया जाता और गाने भी बजाए जाते। ऐसा नहीं कि हम भैया के बर्थडे पे खुश नहीं होते, लेकिन हमारा भी तो बर्थडे मनाना चाहिए ना। एक बार मेरी दुर्गा दीदी बहुत बीमार हो गई। उनको जॉन्डिस हो गया था। उनकी इतनी तबीयत बिगड़ गई कि बिस्तर तकिए पूरे पीले हो गए। ना उसे किसी अस्पताल में दिखलाया, ना किसी डॉक्टर को। यह सब देख के हमारे पड़ोसी कहने लगे, अरे कम से कम इसे तो रेलवे के अस्पताल में भर्ती करा दो, वहाँ फ्री का इलाज होता है। हमारे घर वाले दुर्गा दीदी को अस्पताल में भर्ती करा दी। उनसे मिलने कोई नहीं जाता, सिर्फ मेरे अम्मा के अलावा। कभी कभी अम्मा भी नहीं जाती। एक दिन अचानक अस्पताल से एक आदमी आता है और कहने लगता है, अरे आपकी दुर्गा बिटिया बहुत बीमार है, आप लोग से मिलना चाहती है, बहुत सीरियस है। हम सब जब वहाँ पहुँचे तब तक दुर्गा दीदी
मुझे मेरी अम्मा और मेरी लीला दीदी के अलावा घर में किसी को कोई गम नहीं था मेरी दुर्गा दीदी के मरने का। एक बार मेरी लीला दीदी दुर्गा दीदी के कमरे में गई और वहाँ एक छोटा सा टीना का बॉक्स था, मेरी दुर्गा दीदी का था। उसे जब वह खोली तो देखी कि छोटे छोटे कान के टॉप्स थे और मेडल भी थे। मेरी दुर्गा दीदी हमेशा फर्स्ट आती थी स्कूल में और उनका एक तस्वीर भी था 10वीं कक्षा के सहेलियों के साथ। हम सब ने वह तस्वीर काट के दुर्गा दीदी की दीवार में चिपका दी। ऐसा क्यों होता है? हमें सरकारी स्कूल में और भैया को बड़े से स्कूल में, अम्मा को मारा जाता है, हमें कुछ नहीं, कहीं नहीं, ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ऐसा किया जाता है। हमें क्यों ऐसा होता है? हमें क्या बुराई है? हमें क्यों प्यार नहीं मिलता? हमें क्यों प्यार नहीं? क्यों रो रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? क्या खेल रही हो? स्टापू। कैसे खेलते हैं? तुम्हें स्टापू खेलना नहीं आता क्या? खेला होगा पर शायद याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। ये लो, ये गिट्टी है और ये जो खाने बने हैं ना। अच्छा सुनो, मैं आती हूँ। सुनो सुनो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, क्योंकि जो भी बताए हैं वो भी भूल जाती। आती हूँ। अगा भाई, वह कैसे बोल के गई जैसे मेरी नानी हो। आजकल के बच्चे तो एक्स्ट्रा स्मार्ट, हम लोग तो कितने सिंपल थे। मुझे आज भी याद है जब मैं 7वीं से 8वीं क्लास आई तो मेरी लाइफ ही बदल गई। अब स्कर्ट नहीं पहनना, फ्रॉक नहीं पहनना, पंजाबी ड्रेस ही पहनना। लड़कियां वैसे नहीं बैठती, वैसे नहीं बैठती, और लड़कियां जोर से हंसती भी नहीं, और लड़कों के साथ तो खेलना ही बंद। और मेरे बाबा हमेशा कहते, वर्षा तुला मैता नहीं, औरत जात को दुनिया में कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। मैं वर्षा पोटे, मेरे बाबा रामदास पोटे। हम लोगों की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है यहीं मटुंगा मुंबई में। मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी का नाम लक्ष्मी और छोटी का नाम अर्चना। मेरी आई पार्वती, वो नाटक संगीत में बहुत अच्छी सिंगर है। बाबा उन्हें कभी गाने से रोकते नहीं, लेकिन कभी अप्रिशिएट भी तभी नहीं करते हैं। आई के प्रोग्राम के बारे में तारीफ करो तो हमेशा ऐसे कहते थे। इसका मतलब है गाती हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन नहीं गाओ तो बेहतर ही होगा। मेरी शोभा काकू, मतलब मेरे बड़े काका की वाइफ, वो हम लोगों के साथ रहती। उनकी शादी के बाद उन्होंने मेरे बाबा, मेरी आत्या मतलब मेरी बुआ, उनको बहुत अच्छे से संभाला, और मुझे और मेरी बहनों को भी। बाबा जब कभी भी हम लोगों को डांटते तो शोभा काकू उल्टा उन्हीं को डांट देती। शोभा काकू ने तो मेरी आत्या जी की शादी भी कराई। हमारे यहाँ एक्सेप्टिव फैमिली रहती थी, उनके यूएसए ऑफ अमेरिका में मैनी बिग उडेपी रेस्टोरेंट भी थे। उन्होंने तो हमारे रेस्टोरेंट को ऑफर भी दिया। रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के लिए जाने से पहले काकू से बोले, शोभा मैं जाऊं ना तो तुझे भी बुला लूंगा। मगर काका की क्या आई, अरे नवारी छोर, गोल साड़ी पहनने लगी काकू। गोल साड़ी में काकू एकदम मुमताज लगती। एक दिन इतना सारा ऊन लेके आई और बोली एक मोटा स्वेटर बनाना है।
और बाजू वाले पड़ोस के आंटी ने बताया यूएसए में बहुत ठंड पड़ती है ना, और फिर मैं जाऊंगी ना फॉरेन, तुम्हारे काका अंकल बुलाएंगे ना रे। मगर 15-16 साल तक काका नहीं आए। वहीं फॉरेन में किसी लड़की से शादी कर लिए और उनके 2 बच्चे भी हुए। मेरे काकू के कोई बच्चे नहीं थे। अब 15-16 साल बाद आए भी तो घर नहीं आए, वो होटल आए थे, वहीं ठहरे हुए थे। अपने बच्चों को इंडिया गेट, ताजमहल ये सब दिखाने आए थे, और हम लोग भी उनसे कोई मिलने नहीं गए। अब क्यों जाते? उन्होंने तो सिर्फ मेरे बाबा को बुलाया था। जब ये बात काकू को पता चली तो वो बहुत रोई, रो के पागल सी हो गई और कहने लगी 5 मिनट के लिए मिला तो मुझे, 5 मिनट के लिए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ उनसे। तो बाबा चिल्लाकर बोले, भाव नहीं मिलना चाहते तो मैं क्या करूं? उस दिन पहली बार आई और बाबा का झगड़ा हुआ। आई इधर रो रही थी और बाबा इधर चिल्ला रहे थे, मारी मारी आई, भाव नहीं मिलना चाहती तो मुझे क्यों घसीटती हो बीच में? तो आई बोली, अपने घर की औरतों की तरफ कोई जिम्मेवारी होती है कि नहीं? 15-16 साल एक औरत अकेले जिंदगी काट सकती है? उसने तुम्हारी जिंदगी भर सेवा की कि नहीं? नको रे देवा, ऐसा किसी अगर हमारी बेटी के साथ हो जाता क्या तब भी तुम यही कहते? तो पापा को बहुत जोर गुस्सा आया, सन करके एक थप्पड़ आई को लगा दिए। तभी अंदर से शोभा काकू आई और बोली, नको रे बाबा नको, तुम दोनों मेरे लिए झगड़ा मत करो, वो नहीं मिलना चाहते तो ना सही। उस दिन रात भर सब चुपचाप थे, आई बाबा से बात नहीं कर रहे थे और हम सब भी एकदम चिड़चिड़ थे। एक काकू ही थी जो सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी और हंस रही थी। रात को सोने से पहले काकू आई के पास गई और बोली, पार्वती कुछ गा, अच्छा लगेगा। तो आई बोली, ताई मन नहीं है, बहुत रात हो गई है और जाओ तुम सो जाओ। काकू जाके सो गई, हम सब भी सो गए। सुबह 5:30 बजे आई उठी और चिल्लाते हुए, काय झल्ला काय झल्ला काय झल्ला, काकू 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 ने अपने दोनों हाथे को नसे को काट कर आत्महत्या कर ली। उनका बिस्तर पूरा खून से लाल हो चुका था। उनके तकिए के नीचे एक पर्ची मिली मेरे काका की नाम की। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो आए और उनको अग्नि दे। जब ये बात सोचती हो तो मेरा खून खोलता है। क्यों ऐसा होता है? जो हमें पांव की जूती तक नहीं समझता उसके लिए हम अपनी जान तक दे देते हैं। क्यों हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि पति जैसा भी हो एडजस्ट करो, उसी को खुश रखने में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और हमारी खुशी, हमारी आशाएं, हमारे सपने, उनका क्या? लेकिन ये सब बातें सिर्फ पुराने लोगों की नहीं, ये तो युवा पीढ़ी, वैसे तो यंग जनरेशन, वैसे तो कूल हैपनिंग। व्हाट्सएप कॉलेज में अगर पंजाबी ड्रेस पहन के जाओ तो ए बहन जी ऐसा करके चिढ़ाते थे मुझे। अगर किसी लड़के से प्यार हो तो आशा करते हैं लड़का अच्छा हो। मुझे भी एक लड़के से प्यार हुआ, उसका नाम जिग्नेश था, वो गुजराती था। जब कभी भी मैं उससे कम्युनिटी की बात करती तो वो टॉपिक ही बदल देता। एक दिन मैं उससे कह दिया, देख जिग्नेश, अगर तू कम्युनिटी की बात नहीं करेगा
तो टाटा बाय बाय। तो उसने भी एकदम कहा, ए वर्षा, तमेरा में मेरा क्या। जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि हर लड़का ये गलतफहमी में क्यों रहता है। क्यों बुरसी कमेटी की लड़कियों को घुमाना चाहते हो, उसके साथ छेड़खानी करना चाहते हो, तब मम्मी पापा से पूछा नहीं था। अब किस चीज में माहिर होते हैं ये लोग, कपड़ों से या सिगरेट से, किससे। हमेशा ये गलत फहमियां रहते हैं लड़कों को कि लड़की कभी उन्हें मना ही नहीं कर सकती। ओवर कॉन्फिडेंस जो रहते हैं। 1-1.5 महीने तक मैं खूब रोई। तब ताई ने मुझे 2 झापड़ लगाए, मैं ठीक हो गई। और तभी अचानक बाबा का सेहत खराब हो गया और हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि डॉक्टर बोले कि उनको पेट में ट्यूमर हो गया है। ऑपरेशन के लिए 50-60 हजार का खर्चा लगेगा और ठीक भी हो जाएंगे तो उनको चल भूल नहीं पाएंगे। वो परहेज करना पड़ेगा 5-6 महीने। तो जब ये बात मेरे बिरादरी वाले रिश्तेदारों को पता चला तो वो हमदर्दी जताने आए गए। काय झल्ला पोटे साहब, आपके तो 3-3 बेटियां हैं, आपके तो लड़के भी नहीं हैं। क्यों, मैं पूछती हूँ, क्या लड़के होते तो का पेट का ट्यूमर हाथ में आ जाता? नहीं ना, वो लोग भी दौड़ भाग करते, हम लोग भी करेंगे और मैं और ताई सब करेंगे। बाबा का ऑपरेशन भी करेंगे और घर का दुकान भी संभालेंगे और बाबा को ठीक भी करेंगे। आई और अर्चना घर में सब संभाल रहे थे और मैं और ताई दुकान संभाल रहे थे। बाबा ठीक भी हो गए। हम रेगुलर दुकान जाने लगे तो मेरे दुकान के सामने एक लड़का रहा करता था, उसका भी दुकान था कॉकटेल जूस का। वो जूस बनाया करता था तो जूस मुझे पसंद था तो हम पिया करने जाया करते थे। तो वो लड़का का नीयत बहुत खराब था। वो हमेशा सब लड़कियों को छेड़ ही करता था, किसी न किसी को छेड़ दिया करता था तो हम लोग को भी छेड़ता था। तो 15-16 दिन उसी का डर से हम लोग नहीं गए दुकान, और दुकान जाना ही एकदम लगा कि नहीं जाएंगे। तब अचानक काका से पता चला कि वो दुकानदार तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो दुकानदार ने एक मछली पट्टी बैठी हुई थी, वो मछली बेचने वाली औरत, उसको भी छेड़ा। और वो उसको छेड़ा ना तो वो औरत क्या की, अपने तराजू को उठाई और उसके मुंह पर मार दी। उसके दोनों के दांत ही टूट गए आगे के। अब उसके दांत टूट गया, उसका तो पूरा शकल ही खराब हो चुका था। उनको पूरा उठा पटक पूरा मारा जा रहा था, पूरा दौड़ा के। जब ये हादसा हुआ तो हम लोग नहीं पता था हम लोगों को। और फिर इसके बाद क्या हुआ, वो छेड़ने किसी को भी नहीं आया और ना ही वो मोहल्ले में दिखा, ना ही किसी गली में। अरे हम मिडिल क्लास फैमिली से तो अच्छा वो अनपढ़ गवार है, ना दिखावे का इज्जत, ना मवालियों का डर, और एक हम मिडिल क्लास लेडीज। ऐसा किसी के पति ने किया होता जैसे मेरे काका ने किया मेरे काकू के साथ, क्या वो अनपढ़ गवार लोग सहती? नहीं ना, वो अपना घर फिर से बसा लेती। और एक हम लोग हैं जो हमेशा डर के और मर के जीते हैं। हम अपने आप को ऐसा क्यों बना देते हैं? क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों आखिर क्यों रो रही हो बेटा? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। अरे अभी तो रो रही थी और रो के सारा मोहल्ला हल्ला करके रख दी, और अभी बोल रही हो नहीं रो रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानती तक नहीं।
जानती हो बेटा, जरूर जानती हो। और कैसे नहीं जानती हो, हम सबका आपस में एक रिश्ता है। हाँ, भले पहचानती नहीं हो। सॉरी मुझे लेट हो रहा, मुझे जाना है। सुनो बेटा सुनो, अब फिर मत रोना। रोने से कोई मुश्किल का हल नहीं होता, और हम जैसे औरत को रोना तो एक आदत सी हो गई है। मैं सुल्ताना हूँ। मेरी उम्र इसी का था या इससे 12-13 साल की थी जब मेरे अब्बू और अम्मी मुझे मेरे निकाह एक 10 साल की बड़ा लड़का से कर दिया था। रुखसती हुई कि नहीं, मैं उनके घर गए और कई रातें मैंने अपनी सासे के साथ सोते थे। एक दिन दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। मेरे शौहर अचानक घर आए। मैं बरामदे में चटनी पीस रही थी। अचानक वो पीछे से आए और मुझे पकड़ के एक कोठरी में ले गए और मेरे साथ बहुत जबरदस्ती करने लगे। मैं बहुत छुड़ाई लेकिन छुड़ा नहीं पाई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरे होश आया तब मेरे नीचे से खून जा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी सांस आई। पहले तो वो भी मेरी हालत देख के डरी। फिर वो मुझसे कहने लगी, उठ उठ, नखरा मत दिखा, ऐसा क्या क़यामत आ गई। और 2-4 दिनों में तो ऐसा होना ही था। उसके बाद मैं जब 15 साल की थी, मेरी एक लड़की हुई, नाम सबिया थी। 1.25 साल में मेरी 2 लड़की और हुई। एक का नाम नगीना और एक का नाम सकीना था। दूसरी बेटी होने के बाद मेरी सासें बहुत मुझे मारती, लाते मारती, झाड़ू मारती और ताना देती कि मैंने तो 4 लड़के पैदा किए, तू तो एक घर का चिराग पैदा कर। और ऐसे भी मेरे सासें और मेरे शौहर को मैं पसंद नहीं थी। मुझसे बहुत शिकायत थी, मैं काली थी ना। पर मैं क्या करती, मगर अकील उसका रंग तो जैसे, पर इन लोगों को क्या, खुद का रंग जैसे भी हो, नाक टेढ़े, रंग काले, दांत निकले हुए, लेकिन बीबी चाहिए इनको हूर पड़ी जैसे चांद का टुकड़ा। फिर क्या, फिर मेरे चौथी बार मेरे जब पेट से आई तो मेरी बहुत घबराई, मेरी सांस आई और मेरे घर वाले ने मुझे बहुत डांटने लगे कि इस बार अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो अकील का शादी किसी और जगह कर देंगे। मैं बहुत घबराई और मेरी बदकिस्मती देखो, मुझे फिर से लड़की पैदा हुई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं जब घर में झाड़ू लगा रही थी तो अचानक मेरी सांस आई और मेरी दोनों लड़कियों को घसीटती, नोचती, बोली निकल जाओ घर से, इन लड़कियों को कूड़ा को लेकर घर निकल जाओ घर से। मैं कहाँ जाती, क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक लड़का पैदा नहीं कर पाया। मैं गिड़गिड़ाई, ऐसा मत करो अम्मी, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा अगले जुम्मे को अकील का फिर से निकाह कर देगा। ऐसा मत कहो अम्मी, अकील मेरा शौहर है। पीछे से अकील आता है और बोलता है काहे का शौहर, निकल जा घर से, तलाक तलाक तलाक। लो हो गया तलाक, बस बोलने से तलाक हो जाता है क्या। फिर मैं क्या करती, फिर मैं बोली अम्मी ऐसा मत करो, मुझे एक कोने में रहने दो, मैं 4 लड़कियों लेके कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात भी नहीं सुने, मेरी लड़कियों को लेके घर से निकाल दिए। अब मैं बेबस थी, कहाँ जाती। मैंने अपने मायके चले गई, पर वहां भी कुछ दिन पहले मेरे अब्बू की इंतकाल हो गई और मेरे 2 भाई और दोनों बीवियों और उनके बच्चे थे और मेरी माँ भी बहुत बेबस थी। और ऐसे भी शौहर का छोड़े हुए औरत और 4 लड़कियों को भला कौन रखता। फिर मैं एक
चद्दर ली और घर के बाहर एक फुटपाथ में रहने लगी। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं फिर एक घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने लगी और दोनों बेटी को स्कूल भेजने लगी। और जिस गली से मैं मोहल्ले से गुजरती थी वो एक पूरा खसूट एक हकीम रहते थे। और जब भी मैं उस गली से गुजरती थी वो बूढ़ा खसूट और हकीम मेरे पीछा करता था और मुझे बहुत गाली देते थे और मुझे बहुत गंदा गंदा बातें बोलते थे। फिर क्या, फिर मेरे भाभी और मेरे भाइयों ने उस हकीम से शादी कर दिया। और वो हकीम इतनी बदमाश था, मेरी और मेरी लड़कियों को घर का सारा काम करवाता था। एक दिन क्या हुआ, मैं अपना छोटी बेटी सकीना को लेके उसकी स्कूल फीस देने जा रही थी। अचानक रास्ते पे गया, मुझे याद आया कि उसका पर्ची तो ले लिए। मैं घर वापस गई तो देखी बाथरूम से कुछ आवाज आई। मैं डर गई। मैं वहां जाके देखी तो ये क्या, मेरी सबिया बाथरूम में गिरी हुई थी और बूढ़ा हकीम उसके साथ गंदा काम कर रहा था। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं वही एक पड़ा हुआ था और उसको तब तक मार देंगे जब तक नहीं वो मर गया, उसका खून निकलने लगा। मैं मार की वो लाल कर दी, पूरा बाथरूम खून से लाल हो गया। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं अपने बच्ची को भी लगा ली और गले लगा ली। कुछ देर बाद जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद पुलिस और मुझे जेल ले गई। मैं अपने समीरा को बोली डरना मत और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। खैर मुझे तो जेल ज्यादा दिन नहीं हुई, मुझे 2 साल की जेल हुई थी। लेकिन मैं जब लौट के आई तो मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी और मैं उससे बातें की, सबिया से बातें की। उसने मुझे कहा वो बड़ी होके एक अच्छा वकील बनना चाहती है और मुझे भी अपने सबिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना है जिसके साथ मैं अपना सबिया का निकाह कर दूंगा। कैसा लड़का चाहिए आपको? पढ़ा लिखा होगा तभी तो समझदार और तमीजदार होगी और जो मेरे सबिया को खुश रखेगी। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 2 घर उल्टा 2 घर सीधा। क्या परेशानी है बेटा? अरे अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर बना रही हूँ। वो तो इसमें परेशानी क्या? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। 2 घर उल्टा फिर 2 घर सीधा। अगर एक भी घर गिर गया तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। सो तो है, उधेड़ दो ऐसे परेशानियों को जो तुम्हें परेशान करे। दूसरा कोई नमूना ट्राई करो बेटा। सत श्री अकाल जी, मैं बबलियां लुधियाने से। मेरा मतलब शादी से पहले मम्मी डैडी जी का घर था वहाँ। लुधियाने यूनिवर्सिटी से मैंने बीए पास किया है। मैंने और मेरी एल्डर सिस्टर पिंकी दीदी ने भी एजुकेशन में हमारे पेरेंट्स ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। प्राइमरी से लेकर बीए फाइनल तक बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाया है। ओनली गर्ल्स को एजुकेशन नहीं, हमारी फैमिली की गर्ल्स को एजुकेशन में थोड़ी ना पढ़ते हैं। बॉयज नो जी, बॉयफ्रेंड नेवर एवर जी। कैसा होता है ना, एक दिन अचानक ऐसा माहौल, एक अनजान आदमी से आपकी शादी तय कर दी जाती है, अरेंज मैरिज, और उस आदमी को हक होता है वो जो चाहे आपके साथ करे। जब मैंने बीए के एग्जाम खत्म किए तो मेरे साथ भी वही हुआ।
जो हमारी पिंकी दीदी के साथ हुआ था। मासी जी आ गई, सगी मासी नहीं, हमारी मम्मी की कीर्तन की फ्रेंड। रिश्ते लगाना साइड बिजनेस था उनका। जब गल पक्की हो जाती तो दोनों पार्टी से कमीशन लेना, मतलब कि शगन, और मुझे तैयार करके मेकअप शेकअप करके वहां बिठाया जाता। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अब मासी जी के डायलॉग शुरू। हाय में सदके, हाय में वारी, अपनी बबली ते बहन जी ते भाई, शाम में तानू की दशा, साड़ी बबली तो लखा बिच वानी ना मिलियन। और मुझे लगता कि मैं किसी शोरूम की सजी हुई साड़ी हूँ, जिसे बेचने के लिए सेल्समैन भरपूर मेहनत कर रहा है। ओ मैडम, ले लो जी, ले लो, शोरूम में एक ही पीस बची है, लेटेस्ट है, आप पर बहुत सूट करेगा। ओ मैडम, ले लो जी, ले लो। अब शुरू होती है बार्गेनिंग, दहेज की बातें। मैंने सुना है लड़कियां सर्विस करती है और घर पक्के होते टाइम उनके फेस भी चेक किए जाते हैं। छी, मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपने डैडी जी से कह दिया, और क्यों ना कहती, मैं उनकी लाडली जो थी, तो उन्होंने मासी जी से कह दिया। ओ बहन जी, जब चंगा रिश्ता है ना तो वही हमारे घर आना। एक दिन मैं अपनी अलमारी सेट कर रही थी तो डैडी जी आए। ओ बबली पुत्र, ओ मेरा बच्चा, मिल गया। मेरे हार दराज करेगा मेरा बच्चा। लड़का MBA है, फैमिली चंडीगढ़ में रहती है, वो बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट में दिल्ली में है। दिल्ली कौन सा कनाडा में है? 5 घंटे 35 मिनट भी नहीं लगते, बस शताब्दी में बैठो और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद तुम्हें दिल्ली पहुंचा देती। अब मुझे मिलाया गया इनसे, मिस्टर अमनदीप सिंह कोहली से। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। एंड आई वॉज वेरी लकी, इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, और क्यों ना करते, मैं इनकी दोनों कंडीशन पर खड़ी उतरी। पहला, स्पीकिंग इंग्लिश, दूसरा, गुड लुकिंग। अब मैं मिस बबली टंडन से मिसेस अमनदीप कोहली हो गई। हमारे शादी में बड़े सारे फंक्शन हुए थे, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कॉकटेल पार्टी। हमारे रिसेप्शन में बड़े सारे लोग आए थे, पूरा पंजाब ही उठ के आ गया था। क्यों ना आते, हमारे डैडी जी के इतने कांटेक्ट जो थे, सो मेनी गिफ्ट, आई टेल यू। वो है ना उनके बॉस कृपलानी जी, उन्होंने तो मुझे गोल्ड वॉचेस के सेट दिए थे, और उनकी वाइफ अनीता कृपलानी, उन्होंने तो मुझे देखकर इनसे कहा, अमन, यू आर अ सो लकी गाइज, सी इज सो प्रिटी। और मैं वेडिंग नाइट में उनका इंतजार करती रही। वो करीब 3:30 बजे के आसपास आए। मैं थोड़ा सा घूमटा उठा के देखी तो वो नशे में धुत गिर गए। मुझे बड़ा जोर का धक्का लगा, पर मैं क्या करती, मम्मी जी की दी हुई नसीहत के समय, बेटी चाहे जो भी हो जाए, अपने पति को हर हाल में खुश रखना। सो मैंने किया। हिंदी फिल्म और टीवी सीरियल के हीरोइन की तरह उनके पास गए, उनको उठाई और ले जाके उनको सुलाया, उनके जूते भी उतारे।
मुझे बड़ा जोर की भूख भी लग चुकी थी, पर मैं क्या करती। उनके लिए रखी हुई दूध की गिलास मैंने खुद से उठा के पी ली। मैं यहाँ दिल्ली में लाजपत नगर में रहती हूँ। मैं ज्यादा किसी को जानती भी नहीं, सिवाय अपनी कॉलेज की सहेली सुखी और सुखमणि के। वो भी ज्यादा मिल नहीं पाते, पर जब मैं उनके घर जाती तो मुझे अपने घर की याद आती, लुधियाने की। मम्मी, डैडी जी, चाची, शिब्बो चाची। शिब्बो चाची ने तो जैसे उम्र कैद जैसे जिंदगी जी है। बेचारी बड़ी गरीब थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मजबूरी में माँ बाप ने उनकी शादी हमारे चाचा जी से करवा दी। हमारे चाचा जी मेंटली रिटायर्ड थे। वो कहते हैं ना, मेंटली चैलेंज। अरे चैलेंज तो हमारे चाची जी के लिए था। दिन रात हमारे चाचा जी की सेवा में लगी रहती थी। दादाजी और बीजी के आगे पीछे नौकरों की तरह लगी रहती थी। उनके और हमारे चाचा जी के 2 बच्चे भी थे, पर वो संभाल तो 3 बच्चे रही थी। हमारे चाचा जी तो खुद से टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे। एक रात अचानक हमारे चाचा जी को बड़ा बुरा फिट आया और उसमें उनकी हार्ट फेल हो गई। हमारे चाचा जी को बड़ा बुरा सदमा लगा। हमारी बीजी तो आज भी उनको कोसती है, कहती है अगर इसने साथ दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे इससे ज्यादा और क्या साथ देती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक औरत ही दूसरी औरत की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती है। मुझे बताओ, क्या कोई मर्द करेगा किसी मेंटली रिटायर्ड लड़के से शादी? नहीं ना। पर मेरी चाची जी ने हमारे चाचा जी से की। रब ने बिना सारी कुर्बानियां और सेवा औरतों के सिर ही लिख दिए। बड़ी याद आ रही है सबकी। मन हो रहा है लुधियाने लगा जाऊं, पर क्या करूं। शादी के बाद खुद की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। ये रोटी भी मेरे ही हाथ के खाते हैं। सर्वेंट है पर कहते हैं बबली सब्जी तो तू ही बनाया कर। एंड एट नाइट टाइम ही ऑलवेज लाइक। और गरम फुल्का। ओए, मैंने तो ये बताया ही नहीं। हमने तो घर भी शिफ्ट कर लिया है, ग्रेटर क्लास पार्ट 2 में 3 बेडरूम हॉल हाउस। हाँ जी, कंपनी की तरफ से प्रमोशन हो गई है। ड्राइवर, सर्वेंट, ऑल इंश्योर, थर्ड पार्टकट भी। वो है ना हमारे डैडी जी ने जो उनको दी थी ना मारुति स्टीम, वो अब इन्होंने मुझे दे दी चलाने के लिए। पर मैं अकेले कहाँ जाऊं। ये आजकल बहुत बिजी भी रहने लगे हैं, ट्रेवल अबॉर्ड भी करने लगे हैं। और जब कभी घर पे हो तो लेट नाइट तक फोन पे लगे रहते हैं। फोन पे मैसेज। और जब मैं पूछूं तो कहते हैं बबली ये अमेरिकन डील्स है। देर रात हो जाती है, मैं कहती हूँ खाना खा लीजिए, तो कहते हैं बबली तू सो जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। खैर बात तो सही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल सवेरे मेरी अपॉइंटमेंट है लेडी डॉक्टर से। हाँ जी, प्रेगनेंसी टेस्ट। मैं सवेरे अपनी गाड़ी मारुति स्टीम खुद से चला के जल्दी और चली गई। वो सो रहे थे। मैं जल्दी से गई और लेडी डॉक्टर से मिली तो लेडी डॉक्टर ने मुझसे कहा देयर इज गुड न्यूज। ओह सच्चे बादशाह, सत्यनाम वाहेगुरु, तेरा लख शुक्र है।
मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाय रब्बा, अब तक तो वो ऑफिस भी चले गए होंगे। मैं क्या करूं? ऑफिस जाऊं? नहीं 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 नहीं, घर जाती हूँ। नहीं, उनको फोन करती हूँ और फोन करके घर पे ऑफिस से उनको बुला लेती हूँ। फिर मैं घर गई जल्दी से, गुरुद्वारे में नहीं रुकी और जा करके उनको मैं कॉल लगाई। वो अमन, वो अमन, वो अमन फोन पे। अपनी बहन की वाइफ उनके साथ अपने बॉस की बात उनके साथ हूँ। मेरी तो जैसे पैरों तले जमीन ही खसक गई हो। मुझे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। मम्मी जी, डैडी जी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आपकी बबली कल्ली रह गई डैडी जी, आपकी बबली कल्ली रह गई। क्या करूं? मम्मी डैडी जी को फोन करती हूँ। मम्मी जी तो भी ठीक है, पर डैडी जी वो तो पूरी तरह टूट जाएंगे। मैं क्या करूं? पर मैं चुप नहीं रहूंगी। पर क्या कर सकती? मम्मी जी की दी हुई नसीहत विदाई के समय, बेटी चाहे जो भी हो जाए अपने पति को हर हाल में खुश रखना। मैं तो खुश रखना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ। पर क्या मैं गूंगी बन जाऊं, बैरी बन जाऊं, अंधी बन जाऊं? नहीं, अब नहीं। अम्मा, मुझे आपकी हर एक चीज से नफरत हो गई, हर एक चीज से। आदमी चाहे तो कितना भी अफेयर कर ले, पर वो देवता रहता है और औरत एक वक्त की और 2 वक्त की रोटी के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी देना कोई चांद तारे तोड़ लाने जैसा काम नहीं है। तो जिसके लिए औरत अपना हर एक चीज लुटा देती है, हर एक चीज, हर एक चीज। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों?
का हिंदी नाटक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। पर आए और इन बच्चों के मेहनत पर 2 शब्द रखें। इसमें एक खास बात देखे होंगे आप लोगों ने कि छोटा छोटा डायलॉग बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इतना लंबा लंबा स्क्रिप्ट जितने भी दर्शक, आगंतुक, मेरे बच्चे और ये बच्चियां, मुझे तो मतलब क्या बताऊं, मैं उम्र की इस पड़ाव पर हूँ कि सारा चीज भोगा हुआ है। हर स्त्री को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। मैंने आत्मकथा लिखी है और उसमें अपने जीवन के जो ये क्षण गुजरे हैं मैंने दिखाया है, ठीक जैसे अभी अभी मंच पर हम लोग देख रहे हैं। हर स्त्री के ही पक्ष में क्यों नहीं होता है कोई स्त्री खड़ी नहीं होती है स्त्री के पक्ष में ही। स्त्री का विरोध स्त्री ही करती है और पुरुष तो अपना वर्चस्व कायम रखते ही हैं, चाहे जिस परिवार का हो, मध्यम, उत्तम, निम्न, जितने श्रेणी के पुरुष हैं अपने आप को दबंग समझते हैं और जितना हो सकता है बलपूर्वक स्त्रियों का शोषण करते हैं। और जीवन ही तो नाटक है ना, ये दुनिया जो है ना रंगमंच है और हम लोग सब नाटक कर रहे हैं। एक दिन इस रंगमंच से गायब हो जाएंगे, तो उसको जिंदा करने के लिए, लोगों को आगे परोसने के लिए, आंख खोलने के लिए हमारे संजय जी लोग सचेत हो जाएं। ये हमारी बच्चियां, मैं तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि चारों की भूमिकाएं जो हैं बहुत ही दिल को छूने वाली भूमिका है। चारों के दृश्य में मैंने आंख से पानी निकाल दिया।